हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस का डिफिनीशन देखा था। अब देखिए, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक जो आर था हमारा V/I इक्वल टू आर, ये आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ओम्स के नियमानुसार ये कांस्टेंट तब होता है जब उस चालक का फिजिकल कंडीशन, मतलब भौतिक अवस्थाओं को अगर नियत रखा जाए, जैसे टेम्परेचर हुआ, अगर नियत है तो ये कांस्टेंट है। तब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध, नोट करते जाएंगे, प्रतिरोध आर चालक के लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एल। एल क्या है? चालक की लंबाई, उसके अनुक्रमानुपाती। लंबाई बढ़ने से इसका इफेक्ट होता है, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम लोग क्या होता है। ओके, 2 नंबर, चालक का प्रतिरोध आर चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर यहां क्षेत्रफल ए के आर 1/A, आर अनुक्रमानुपाती 1/A का मतलब हुआ आर जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कम ज्यादा, अगर ये ज्यादा तो ये कम। इसके साथ ऐसा नहीं है, लंबाई बढ़ा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम हुआ प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अब इन दोनों बातों को अगर देखा जाए तो लिखेंगे, अतः हम इन दोनों रिलेशन से देख सकते हैं कि आर अनुक्रमानुपाती L 1/A, अगर इस अनुक्रमानुपातिता को हटाते हैं तो बराबर आता है, तो यहां एक कांस्टेंट आएगा और यह कांस्टेंट रो कहलाएगा, रो, और यहां हो जाएगा L/A, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लिए। ओके, यहां देखेंगे हमने रो को क्या कहा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा, चालक जिस मटेरियल का बना होता है उसी का ये एक गुण होता है। रेसिस्टिविटी जो होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, ये किसी चालक के पदार्थ का गुण है। ठीक है, वह मटेरियल किस चीज का, एल्युमिनियम का है। अलग अलग पदार्थ का जो अलग अलग मटेरियल होंगे कंडक्टर का, उनका रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो हम अगर यहां देखते हैं इस फॉर्मूला को, R इक्वल टू रो L बाई ए, किसी चालक के लिए लंबाई और क्षेत्रफल को, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये इतना, यहां से यहां तक, इस किनारे से इस किनारे तक इतना लंबा एक L लंबाई की हमने चालक लिया हुआ है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये कांस्टेंट हो गया। माने अब हम ये चौक जो है इसका डायमीटर इतना है और इतना ही लंबाई पर हम मेजर कर रहे हैं। अब लंबाई हम जोड़ेंगे तो अलग होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो अलग होगा, लेकिन हमने यहां कांस्टेंट कर लिया कि यहां से यहां तक लंबाई L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो अगर हम L बाई A किसी चालक के लिए नियत रखा जाए तो R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा रो के। बहुत इंपॉर्टेंट है, R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा रो के, यानी कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही नियत ताप और दाब पर एक दूसरे के द्योतक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, ओके, R अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, R का मान अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो R का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमने देखा ओम्स नियम के अनुसार ओम्स नियम के अनुसार ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, हमने देखा कि अगर फिजिकल कंडीशन भौतिक अवस्था
को नियत रखा जाता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं कांस्टेंट, अगर किसी चालक का फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो V/I इक्वल टू R मिला, यानी कि V इक्वल टू IR। ये जो फॉर्मूला बनता है, ध्यान में रखिएगा बाबू, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये पोटेंशियल जो होता है, क्या होता है? पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आर तो कांस्टेंट है। अब हमको देखना है इसे वेक्टर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को शो करना चाहें, दिखाना चाहें, तो कैसे आप दिखाएंगे? ठीक है, आपने रेजिस्टिविटी देखा। अच्छा, आप एक फॉर्मूला देखे हुए हैं, धारा घनत्व J बराबर I/A। यह धारा घनत्व होता है J बराबर I/A, जहां J जो है करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, और वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम I का मान इस फॉर्म में देखेंगे तो यहां J इंटू A, और यहां J वेक्टर फॉर्म में होता है। J कैसा होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है। धारा घनत्व की दिशा क्या होती है? जो करंट की दिशा होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। इसका हम लोग कंपोनेंट में हम लोग दिखाए भी थे कि J इक्वल टू हम लोग I/A cos थीटा भी दिखाए हुए थे, याद कीजिएगा। तो हम लोग अगर ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, यहां हेडिंग दीजिए, ये स्केलर फॉर्म हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि ओम्स लॉ को स्केलर फॉर्म क्या होता है, तो V इक्वल टू I, सिंपल बात है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपसे डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन उसका एक क्वांटिटी दे देगा, जैसे रो दे देगा। आपका रो मतलब रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी, चालकता का भी दे देगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? ये बहुत ही यूनिक चीज है, हम यहां दिखा रहे हैं, आप इसे नोट करें। ओके, चलिए वेक्टर फॉर्म में बाबू अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ऊपर, चूंकि V इक्वल टू I इंटू R होता है, अभी आपके सामने है V इंटू IR। अच्छा, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, R इक्वल टू रो के फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था? चूंकि यहां देखिए, अभी हम लोगों ने R का एक फॉर्मूला देखा कि रो L/A। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, R इक्वल टू रो L/A। यहां हम इसको पुट करते हैं, V इक्वल टू I इंटू रो LA। हो सकता है ये फॉर्मूला एक नोट कीजिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब मिल रहा है आपको। V इक्वल टू हम लोग W/Q पढ़े हुए थे, V इक्वल टू E इंटू L पढ़ा हुआ था या R पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन V इक्वल टू अगर करंट, रेजिस्टिविटी, लेंथ, कंडक्टर के लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में ये संबंध अगर पूछता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए, करंट, रेजिस्टिविटी, लेंथ बाई एल, ठीक है, ए। तो इसे भी नोट करें। अच्छा, पुनः देखिए, फिर चूंकि J इक्वल टू, यहां देखिए J इक्वल टू I/A,
तो यहां I बाई ए देखें, तो क्या इस समीकरण 1 में I के जगह पर J के जगह पर I बाई ए बैठा सकते हैं? बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा V इक्वल टू I के जगह पर J, देखिए यहां I बाई ए, तो यहां बैठा दिए J इंटू क्या बचा हम रो L। देखिए एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, धारा घनत्व, रेजिस्टिविटी, लेंथ, रेजिस्टिविटी और लेंथ, ये एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 सब पोटेंशियल के लिए करंट के साथ कैसे रिलेशन मिल रहा है इसे नोट करें। ठीक है, अब चलिए फिर से देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पोटेंशियल में संबंध E इक्वल टू V बाई आर। तो अगर R के जगह पर हम L लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा, और तो V इक्वल टू ई एल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम V इक्वल टू ई इंटू एल बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहां देखिए समीकरण 2 से E इंटू एल इक्वल टू J इंटू रो L हो गया अब तक। तो यहां देखें आप ध्यान से, L से L कैंसिल हो रहा है, तो E का एक विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला J इंटू रो मिल गया, जहां VE एक वेक्टर फॉर्म होता है, विद्युत क्षेत्र क्या है वेक्टर क्वांटिटी होता है, J भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये तो कांस्टेंट है। तो ये फॉर्म आपको ओम्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेक्टर फॉर्म। एक और फॉर्मूला देखिए, चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता, चालकता क्या होता है? देखिए चालकता को जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, चालकता को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है 1 बाई रो, 1 बाई रो, या अगर रो को लेते हैं तो रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, 1 बाई सिग्मा होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पे देखिए, तो E इक्वल टू क्या हम बैठा सकते हैं रो बराबर 1 बाई सिग्मा, तो यहां हो जाएगा J इंटू 1 बाई सिग्मा। ठीक है, नोट करें इसको जल्दी फटाफट। वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा J इक्वल टू E सिग्मा। ये हुआ आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, नोट करें। ओके, मिटाएं। ये नोट जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यहां बाबू ध्यान से देखिए, एकदम इजी वे में आप देख सकते हैं इसे। ये जो है स्केलर में, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग E लिखते हैं। ठीक है, I है यहां, R तो कांस्टेंट है, I के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये है आपका रो। ठीक नहीं, सॉरी, R के लिए रो, और इसके लिए हम लोग धारा घनत्व देते हैं।
आई के लिए धारा घनत्व J, और इसके लिए वेक्टर फॉर्म में रो हो जाता है। ठीक है, ये नोट रखिएगा याद। हम आपको शुरू में ही बताए थे, जब पोटेंशियल शुरू किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज के फील्ड को बताए थे कि दो तरीका से मेजर किया जाएगा, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर में। तो वेक्टर फॉर्म में जब करते हैं तो यही होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, और इसी फील्ड को, चार्ज की फील्ड को जब स्केलर में मेजर करते हैं तो ये हो जाता है V, और इसका भी होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर से जब मेजर करेंगे स्केलर क्वांटिटी में तो इसी का यूनिट आ जाता है, और दोनों ही फील्ड के लिए ही यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चलिए, अब ओम के नियम, ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ Ohm's law, limitation of Ohm's law for the conductor। किसी चालक के लिए ओम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। सभी चालक ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं कि सभी चालक जो होते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और उन चालक को हम लोग अनओमी चालक कहते हैं। अमीय चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, वैसे चालक जो ओम के नियमों का पालन करते हैं ओमिक चालक कहते हैं, और वैसे चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अमीय चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं एक प्लॉट से, ये आई और ये भी, ठीक है, आई और भी में हम लोग संबंध दिखाएंगे और ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बीच रिलेशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये आई है, ये भी है। हमने पढ़ा है कि फॉर द फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, व्हेन फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टर, then the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flow through the conductor। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर के चारों ओर की भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रखते हैं, तब उस चालक के सिरों के बीच में दी गई विभवांतर
उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। याद रखिएगा, फिजिकल कंडीशन जो होता है कांस्टेंट होनी चाहिए। मैंने नियत रख देंगे कि अब हम ना टेम्परेचर कम कर सकते हैं और ना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ना प्रेशर कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है स्ट्रेट लाइन जाता है V = I/R के लिए। हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था, अब भी ओम्स लॉ ही पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो है, अगर यहां देखें, कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कैसे? जैसे देखेंगे, ये ऐसे, इनको तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन जहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां देखें ध्यान से, यहां जहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था वहां तक करंट और V का रिलेशन अनुक्रमानुपाती है, समान अनुपात में है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, ये ओम्स लॉ को क्रॉस कर गया और यहां से ये इधर मुड़ गया, वक्र हो गया। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे सीधे जाता अगर, तो हम मानते ओम नियम को फॉलो कर रहा है। और ओम नियम तभी फॉलो करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां लिखेंगे डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह एक ले लेते हैं सेमीकंडक्टर। आएगा आप लोगों को सेमीकंडक्टर, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, और विचालक युक्तियां है आपका। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर डायोड की बात करते हैं, तो डायोड में ये इस तरह से प्लॉटिंग किया जाता है डायोड के लिए। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए ये जो होता है फॉलो किस तरह से करता है हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज और करंट का जो ये प्लॉटिंग है ये चेंज हो जाता है। इधर हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं और इधर हम लोग करंट ले लेते हैं। तो देखते हैं कि ये इस तरह से फॉलो करके और यहां से ऐसे हो जाता है, यहां ये ऐसे हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और इसको कहते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, ये निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव होता है, ये चेंज करते रहता है। ठीक है, जो हम लोग के इन्वर्टर वगैरह में लगता है डायोड, ठीक है, जैसे मोबाइल में डायोड, आजकल सेमीकंडक्टर ही ज्यादातर यूज होता है, तो वहां ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो। कौन? सेमीकंडक्टर डायोड। अगर हम बात करते हैं गैस के लिए, गैस, तो ये जो प्लॉट होता है गैस के लिए V और I के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे होता, ऐसे चलता है कुछ देर के लिए कांस्टेंट, उसके बाद ये वक्रीय रूप ले लेता है। इन सारे यही हो गया गैसेस, गैसों के लिए ये प्लॉटिंग। नोट कीजिएगा सारे फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल और रेजिस्टर को कॉम्बिनेशन हम लोग सीखेंगे, जिस तरह कैपेसिटर में सीखे थे सीरीज और पैरेलल, उसी तरह हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स
रजिस्टर कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप नोट करते रहे, अपना नोट्स बनाए, बहुत ही अच्छी तरह से इसे नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बुक से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको सिलेबस में जितना दिया गया है उसी हिसाब से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये घर पर रहिए, बैठे रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।